Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS65 at the current affairs series। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सिलेबस, पैटर्न, ट्रेंड सब देखा होगा और आपको ये पता होगा कि करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस कितनी होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो हम बिना देरी करते हुए अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक, तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारा कि राजीव मेमानी को, किसको? राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII, किसका? CII का चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष चुना गया है। किसको बनाया गया? राजीव मेमानी। तो 2 पॉइंट हमारे इस न्यूज़ से क्लियर होते हैं कि राजीव मेमानी को चेयरमैन बनाया गया है। किसका चेयरमैन बनाया गया है? CII का। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि हाल ही में CII के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि राजीव मेमानी को निम्नलिखित में से किस संस्थान का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा समझेंगे राजीव मेमानी को। तो राजीव मेमानी को क्या बनाया गया? CII का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो राजीव मेमानी पहले क्या थे? पहले कौन से पद पर कार्य कर रहे थे? तो राजीव मेमानी EY इंडिया के चेयरमैन और CEO थे पहले। ठीक है, तो EY इंडिया के चेयरमैन और CEO थे। एक फैक्ट निकल के आया कि पहले ये क्या थे, पहले किस पोस्ट पे कार्यरत थे? तो EY इंडिया के चेयरमैन थे और CEO भी थे। ठीक है, अभी 2026 के लिए इन्हें CII का चेयरमैन बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। इसे हिंदी में बात करूं तो क्या बोलेंगे? भारतीय उद्योग परिसंघ बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं CII। ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट एक फैक्ट और है, इन्होंने किसकी जगह ली है, यानी कि इनसे पहले इसके चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? इसके चेयरमैन संजीव पुरी थे पहले। कौन थे? संजीव पुरी की जगह लेंगे। संजीव पुरी की जगह लेने वाले, किसके लेने वाले? संदीप पुरी को रिप्लेस करेंगे ये। ठीक है साहब, यानी कि संजीव पुरी पहले CII के चेयरमैन थे, यानी कि अपने पुराना डाटा जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि CII के चेयरमैन कौन है? संजीव पुरी। लेकिन अपडेटेड क्या है कि 2026 के लिए राजीव मेमानी को चुना गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैटिक पार्ट। न्यूज़ हमारा कंप्लीट हो गया। न्यूज़ में सिर्फ इतना था कि राजीव मेमानी को चेयरमैन बनाया गया है CII का। ठीक है, संजीव पुरी की जगह लेंगे। ठीक, तो CII की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। क्लियर। यह एक गैर सरकारी व्यापार और उद्योग संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, व्यापार और उद्योग से संबंधित यह देखता है और इसकी स्थापना 1885 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, आई होप कि न्यूज़ और स्टैटिक दोनों आपका सही से क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि यूनियन बैंक के MD और CEO के रूप में आशीष पांडे को नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, यानी कि यूनियन बैंक के MD और CEO को चेंज करने की बात की गई है, सिफारिश की गई है। तो पॉइंट ये है, पहले सिफारिश कौन करता है? तो सिफारिश की जाती है FSIB द्वारा। एक संस्थान है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। FSIB द्वारा सिफारिश की जाती है।
ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं कि जो सीईओ की यूनियन बैंक के सीईओ और एमडी की सिफारिश किस संस्थान के द्वारा की जाती है। ऐसी कौन सी संस्थान है जो वित्तीय संस्थानों से संबंधित उनके एमडी और सीडीओ डब्ल्यूडीओ है ना, इन सबको चेंज करने की सलाह देती है, कौन सी ऐसी संस्थान है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे यूनियन बैंक के बारे में, फिर हम बात करेंगे एफएसआईबी के बारे में। ठीक है, उससे पहले मुझे बताइए आशीष पांडे किसकी किसकी जगह लेने वाले हैं, यानी कि इनसे पहले कौन यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ थे। ठीक है, तो ए मणिमेखलाई, ए मणिमेखलाई की जगह लेने वाले हैं। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में सीईओ और एमडी हैं यूनियन बैंक के। क्लियर पॉइंट। ठीक, अब हम बात करते हैं यूनियन बैंक। पहले हम बात करेंगे यूनियन बैंक को लेकर। यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी 1919 में। क्लियर पॉइंट है ये, 1919 में स्थापना हुई है। ठीक है, और यह सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक यानी सरकारी बैंक उसे बोलते हैं हम, सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। ठीक है साहब, स्थापना किसने की है? तो सीताराम पोट्टदार ने, सीताराम पोट्टदार ने। ठीक है, तो सीताराम जी ने स्थापना की है। राइट, अगर मैं बात करूं, वहीं मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट पॉइंट में कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। क्लियर है पॉइंट कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो हमने यूनियन बैंक के बारे में देखा कि 1919 में इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, सेठ सीताराम पोट्टदार द्वारा स्थापित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, अर्थात कि ये सरकारी बैंक है। ठीक है, क्लियर। तभी इसकी सिफारिश एफएसआईबी द्वारा की गई है। अगर प्राइवेट बैंक होता तो जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं? अपॉइंट कर देते हैं। सरकारी संस्थान है, इसलिए एक सरकारी संस्था द्वारा ही क्या है? सिफारिश की जाती है कि इनके एमडी और वो सब क्या है, चेंज करो। ठीक है, तो मैं बात करूं नेक्स्ट, हमारा पॉइंट हम समझ लेते हैं एफएसआईबी क्या है। एफएसआईबी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है एफएसआईबी क्या है। बताइए एफएसआईबी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो पहले तो ये क्या है? एक गवर्नमेंट बॉडी है, सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट बॉडी सरकारी संस्थान है। ठीक है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंडर स्थापित किया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट कि एफएसआईबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत क्या किया गया? स्थापित किया गया है। और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस कंपनी जो एफएसआईबी दिख रहा है हमें, ये इसका काम क्या होता है। तो इसका वर्क होता है, अगर कार्य की बात करूं, वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है रिकमेंडेशन, रिकमेंड पर्सन रिकमेंड करती है किसके लिए? डब्ल्यूटीडी यानी कि होल टाइम डायरेक्टर, या फिर नेक्स्ट हम समझ सकते हैं एनईसी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। ठीक, या फिर पीएसआई है, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट कुछ है, तो उसके लिए जो हाईली पोस्ट होती हैं उनके लिए रिकमेंड करने का इनका मेन काम है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, इससे संबंधित एक और पॉइंट समझ सकते हैं आप कि इसने किसको रिप्लेस किया। ये संस्था हाल ही में बनी है, तो इसने किसको रिप्लेस किया है? तो इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो, किसको? बैंक
बोर्ड्स ब्यूरो को क्या किया है, रिप्लेस किया है। BUREAU BUREAU। एक मिनट साफ लिख दूं क्या, चल जाएगा? चलो साफ कर देता हूँ, फिर बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसको इसने क्या किया है, रिप्लेस किया है। किसने? FSIB ने रिप्लेस्ड। राइट, क्लियर पॉइंट, क्लियर। यानी कि जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब मेरे को बताइए कि कोई भी अगर यूनियन बैंक हो, कोई भी अगर सार्वजनिक फाइनेंशियल संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, सार्वजनिक संस्थान है, वित्तीय फाइनेंशियल बॉडी है, ठीक है, वित्तीय संस्थान है या फाइनेंशियल बॉडी है कोई भी, उसमें CEO MD जो बड़े पोस्ट होते हैं, WTD हो गया, NES हो गया, NEC हो गया, इन सब की जो अपॉइंटमेंट की सिफारिश कौन करेगा? वो करेगा FSIB। तो क्या ऐसा होता है कि FSIB फाइनल अथॉरिटी होती है अपॉइंट करने के लिए? जी नहीं, उसके लिए होती है अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, तो के लिए जो फाइनल डिसीजन होता है वो अपॉइंटमेंट कमेटी का होता है। ये खाली रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं? ओनली रिकमेंडेशन। ये खाली क्या करेंगे? रिकमेंडेशन करेंगे। ये खाली रिकमेंड करेंगे। फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? फाइनल अथॉरिटी होती है अपॉइंटमेंट कमेटी यानी नियुक्ति समिति के पास होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर। आई होप न्यूज़ और स्टैटिक पार्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और क्या है? CEO के लिए सिफारिश किया गया है। यह भी क्या है? एक सार्वजनिक संस्था है, सार्वजनिक बैंक है, तो इसकी रिकमेंडेशन भी कौन करेगा? FSIB। जो संस्था हमने अभी पढ़ी थी उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि FSIB ने ही रिकमेंड किया है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कल्याण कुमार जी, तो कल्याण कुमार जी पहले कौन थे? ये पहले PNB के ED थे। PNB, ये पहले PNB के क्या थे? ED थे। ठीक है, क्लियर। ठीक, और अब ये CEO और MD बनने वाले हैं किसके? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किसको रिप्लेस करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चाहिए, यह है किसको रिप्लेस करेंगे? ये करेंगे MV राव को, MV राव। तो ये MV राव को रिप्लेस करने वाले हैं, का स्थान लेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? कोई मेरे को बताएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1911 ईस्वी में। ठीक है, किसने की है? उससे पहले समझो कि यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, तो यह भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मुंबई में है। ऐसा कोई महान प्राणी तो नहीं है यहाँ पे जिसे ये नहीं पता हो कि मुंबई कहाँ पे है? ऐसा कोई महान प्राणी यहाँ पे जिसे ये नहीं पता है कि मुंबई कहाँ पड़ता है? पता है सबको? चलो, सबको पता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं, स्थापना किसने की? तो स्थापना की है सोराबाजी पोच खान वाला। ठीक है, सोराबाजी पोच खान वाला। ये पर्सन है इनके संस्थापक। किसके? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट।
FSIB के बारे में हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। FSIB क्या होता है? तो FSIB FSIB गवर्नमेंट बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर काम करता है और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है? रिकमेंडेशन करना, जैसे WTD होते हैं, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर, NEC हो गए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, है ना। तो ऐसे जो बड़े बड़े पद होते हैं उनके लिए रिकमेंडेशन करती है, सरकारी संस्थान है। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को रिप्लेस किया है। ठीक है, ये हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं लास्ट स्लाइड पे, तो यहाँ हम दोबारा से कवर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। अब आएंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि पर्यटनों पर जलवायु कर लगाया गया है। पर्यटकों पर जलवायु कर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है ऐसा? ऐसा इसलिए लगाया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनके लिए वित्त की व्यवस्था की जा सके। यानी कि जो जलवायु से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, जैसे कि अगर कार्बन उत्सर्जन कम करना है तो आपको पर सालाना $100 मिलियन चाहिए। ठीक है, तो उसे जुटाने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? जलवायु कर सरकार ने लगाया है। तो जलवायु कर लगाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? राज्य हम बात कर रहे हैं, हम देश की बात करें, देश कौन सा है? USA का एक स्टेट है हवाई। क्या स्टेट है? हवाई। तो USA का एक स्टेट है हवाई, जिसने लगाया है क्या? जलवायु कर के लगाया है। ठीक है, जलवायु कर लगाया है। किसने लगाया है? हवाई द्वीप है एक, हवाई द्वीप, ये द्वीपीय राज्य है। ठीक है, ये द्वीप है, ये द्वीपीय राज्य, अरे यार, द्वीपीय राज्य है। यह द्वीपीय राज्य है। अगर मैं बात करूं, इसकी राजधानी है होनोलुलु। क्या राजधानी है इसकी? कैपिटल की राजधानी क्या है? होनोलुलु, ये इसकी राजधानी है। ठीक है साहब, क्लियर। इन्होंने क्या लगा दिया? कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो कितना टैक्स लगाया? होटल पे ठहरने पर लगाया है 0.75, और इसी तरीके से जो क्रूज बिल होते हैं उन पर लगाया है 11%। ठीक है, तो बहुत ही छोटी न्यूज़ थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जलवायु जो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो बहुत बड़ा इशू है और हर टाइम वो करंट में एसोसिएटेड रहता है। तो उससे संबंधित पहली बार कुछ एक अपडेट हुआ है, नया कुछ आया है कि जलवायु नाम से कर लगा दो। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ का पार्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि भारत के शहरी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए एक योजना पेश की गई है। भारत में शहरी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए एक योजना पेश की गई है। किसने पेश की है? ये की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह योजना पेश की है। ठीक है, क्लियर। इस योजना में $10 अरब का आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो 5 वर्ष के लिए मिलने वाला है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? जो डेवलपमेंट का कार्य है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि क्या होगा? मेट्रो का विस्तार हो गया, मेट्रो बढ़ाना। ठीक है, RRTS कॉरिडोर हो गया, या फिर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की हम बात करते हैं। उन सब चीज़ में क्या कर सकते हैं? इस जो इन्वेस्टर जो पैसा मिला है $10 अरब, इसे क्या कर सकते हैं? उन चीज़ों में हम बढ़ावा दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उन चीज़ों का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये योजना का जो था कि $10,000 मिलेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं, ये तो हो गया न्यूज़ का पार्ट। अब हम समझेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी जी? 1966 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? पर्पज क्या है? पर्पज है सोशल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य इसका है सामाजिक एवं आर्थिक विकास है इसका उद्देश्य। क्लियर? ठीक है साहब, वहीं हम बात करें कि इसकी स्थापना तो 1966 में हो गई। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करता हूँ, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेक्स्ट फैक्ट अगर हम समझना चाहें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक है साहब, तो कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ठीक है, दूसरा अगर स्पेसिफिक आया तो मांडुलुयोंग,
ठीक है, मांडलू योंग, ठीक है। स्पेसिफिक अगर प्लेस आ जाए तो आप ऐसे भी सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में अगर फिलीपींस आता है तो फिलीपींस भी करेक्ट है, और मांडुलुंग भी दिखता है तो मांडुलुंग भी करेक्ट है। वहीं अगर बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट फैक्ट पे मैं आना चाहता हूँ, वो ये है कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट है मास्तो कांडा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मास्तो कांडा, ये इसके प्रेसिडेंट साहब हैं, किसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो हमने न्यूज़ कवर की, न्यूज़ में क्या था कि $10,000 मिलेंगे, ठीक है। उसको वो 5 वर्ष के लिए मिलेंगे, जिससे आप अपने सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि मेट्रो का विस्तार हो गया, मैंने बात की RRTS कॉरिडोर हो गया, उनका डेवलपमेंट करना, या फिर हमने बात की सतत विकास को लेकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूज़, ठीक है। तो जो पेशकश की योजना की वो ADB ने की, याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि तंबाकू खरीदने पर, बहुत छोटी सी न्यूज़ है कि तंबाकू खरीदने पर क्या है, खरीदने की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। ऐसा करने वाला स्टेट कौन सा है, तो वो कर्नाटक है, कर्नाटका ने ऐसा किया है। अर्थात कि जो पहले जब हम देखते थे कि तंबाकू खरीदने के लिए सिर्फ 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके लिए अलाउ हो जाता है कि आप तंबाकू खरीद सकते हैं और सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक ने क्या है किया है, कर्नाटक ने उस उम्र को बढ़ाकर 21 कर दिया है, और हुक्का बार जो होते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक हुक्का, जैसी हुक्का जो आपका होता है उसका अरेंजमेंट किया जाता है, तो उन सब चीज़ों को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, जिनके लिए अब एज हो गई है 21, ठीक है। तो अब आप किस वर्ष की उम्र में, एटलीस्ट कर्नाटक में तो अभी के लिए 18 वर्ष से ऊपर होने के बाद भी आप तंबाकू नहीं ले सकते। आपकी तंबाकू लेने के लिए मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, यानी कि अब आप धुआं नहीं उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलो, छोटी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट हमारा है, ये रह गया भाई मेरे, ये क्या फट गया क्या, 1 मिनट, हाँ ठीक है, आप बताइए ना। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि यूपी में ताप विद्युत परियोजना खोली गई है। कहाँ पे खोली गई है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में खोली गई है, क्लियर। तो पॉइंट ये था, उत्तर प्रदेश में खोली गई है, पहली यूनिट खोल दी गई है, 3 यूनिट बननी थी। कौन बना रहा है, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, नेवेली पावर लिमिटेड, ठीक है, नेवेली पावर लिमिटेड, नेवेली पावर लिमिटेड, या फिर नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है। यह 2 कंपनियों से मिलकर बना है, NLC और UPRVUNL, जिसमें NLC का 51% है और दूसरी कंपनी का शेयर 49% है, ठीक है। इन दोनों द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो रहेगी 1980, ठीक है, 1980 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। 1980 इसकी मेगावाट कैपेसिटी है, ठीक है, जिसके लिए 3 यूनिट लगाई जानी है। अभी के लिए पहली यूनिट क्या हो गई है, खोल दी गई है, 2 यूनिट अभी बाकी हैं, ठीक है, क्लियर। जो इसमें एक चीज़ और है, SCR और FGO और जीरो लिक्विड जैसी जो डिस्चार्ज हैं वो इसमें लगाए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो एमिशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। SCR, FGO, जारी लिक्विड जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा जो एमिशंस है उसको कम करने के लिए, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, क्लियर। तो ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे खोली गई है, उत्तर प्रदेश में खोली गई है। किसने डेवलप किया है, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड में। ये 2 कंपनियों से मिलकर बनी है, NLC इंडिया जिसका शेयर 51% बनता है, और दूसरा जो सेकंड कंपनी है वो है UPRVUNL जिसका शेयर 49% है इस डील में, ठीक है। 1980 मेगावाट का जो है लक्ष्य है, जिसके लिए 3 यूनिट स्थापित की जाएंगी। पहली यूनिट खोल दी गई है, 2 यूनिट अभी बाकी हैं। SCR, FGO एंड जारी लिक्विड, FGO सीरी लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, जिनका काम रहेगा जो एमिशंस हैं उसको
क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, ये थी ओवरऑल पूरी न्यूज़। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भारत अपना पहला एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र शुरू करेगा। भारत अपना पहला एआई विशेष आर्थिक जोन शुरू करेगा। कहाँ पे शुरू कर रहा है, पॉइंट पहला ये आना चाहिए, कहाँ पे शुरू हो रहा है ये, तो ये आ रहा है नावा, ये किया जाएगा नावा। नावा पड़ता है रायपुर में, और रायपुर कहाँ पड़ता है, रायपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में साहब। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। और इसे किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, इसे डेवलप किया जा रहा है रैक बैंक डाटा सेंटर द्वारा। कौन डेवलप कर रहा है, रैक बैंक सेंटर्स लिमिटेड के द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट, क्लियर ये पॉइंट कि कौन स्थापित कर रहा है, रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड इसे डेवलप कर रहा है। किसे, जो इंडिया का फर्स्ट स्पेशल यानी पहला एआई बेस्ड है, ये पहला एआई बेस्ड विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ। ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल रूप से स्थापित किए जाते हैं। अब ऐसा बन रहा है पहला जो एआई बेस्ड होगा, है ना। कहाँ पे बन रहा है, नावा में बन रहा है। नावा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा तरीका होता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव राय, छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है। गवर्नर मैं हमेशा छोड़ देता हूँ, बताइए गवर्नर कौन है। 10 सेकंड है, मैं 10 सेकंड काउंट करूंगा, उसके बाद मैं बता ही दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब मैं देखता हूँ कमेंट आता नहीं है कोई भी। ठीक है, तो अब से मैं छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा, लेकिन 10 सेकंड का वेट करने के बाद जिसे आता है वो एटलीस्ट मुझे ना बता पाए तो कम से कम कॉपी में लिख ले, अपना चेक कर ले। ठीक है, तो जब हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंद, विश्व भूषण हरिचंद। तो हम बात कर रहे हैं रायपुर विष्णुदेव राय, विश्व भूषण हरिचंद। ठीक है साहब, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली फिजिटल शाखा खोली है अपनी। ठीक है, पहली फिजिटल शाखा खोली है अपनी। तो पहला पॉइंट है कहाँ पे खोली है, तो खोली गई है साहब कोलकाता में। तो कोलकाता में खोली है, पहली बात तो ये है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिजिटल का मतलब क्या हो गया, फिजिटल मतलब हो गया सिंपल कि कर्मचारी से जाकर आप सीधे व्यक्तिगत सहायता ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी सहायता जो डिजिटल माध्यमों से नहीं मिल पाती थी, अब वो सहायता जाके आप डायरेक्ट व्यक्तिगत तौर पर कर्मचारी से ले सकते हैं। इसका मतलब हो गया फिजिटल। ठीक है, क्लियर। वो फिजिकल यानी कि फेस टू फेस वाला, टच वाला, और डिजिटल दोनों को मिलकर बनाया है फिजिटल। ठीक है, तो जो चीज़ आपको डिजिटल माध्यम से नहीं मिल पा रही थी, आप उसे अब डायरेक्ट व्यक्तिगत तौर पर जाकर सहायता के रूप में ले सकते हैं, सहायता आपको व्यक्तिगत रूप में मिल जाएगी। ठीक है, यह था फिजिटल सेंटर के रूप में बात। कहाँ पे स्थापित हुआ है, कोलकाता में है। अब हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा कब स्थापित हुआ था जी। बैंक ऑफ बड़ौदा कब स्थापित हुआ था, 1908 में। कब हुआ था, 1908 में। तो स्थापित कब हुआ है, 1908 में, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है वडोदरा। कहाँ पे, वडोदरा। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूँ, इसके जो MD और CEO हैं वो कौन है, देवदत्त चंद। कौन है, देवदत्त चंद, MD CEO तो देवदत्त चंद। ठीक है, ये था इनका क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा संबंधित कुछ फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, ये देखो आज हमने 4 से 5 बैंक निपटा दिए साथ में, जीके के साथ में 4 से 5 बैंक की स्थापना किसने की, है ना, हेडक्वार्टर, है ना, सरकारी है कि प्राइवेट है, सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी कर ली। ठीक है,
तो जब आप लगातार किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहता है, बट जब आप नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? एक सेकंड देना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा IATA की वार्षिक बैठक। IATA की वार्षिक बैठक, लोग एक सेकंड देना कुछ। बस एक सेकंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो IATA की वार्षिक बैठक हुई है अब की बार। तो कौन सा सेशन था ये था जी 81वां। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा सेशन था? 80वां सेशन था। क्लियर पॉइंट? यह बैठक कहाँ हुई है? तो यह बैठक हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? यह बैठक हुई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे हुई है? भारत मंडपम। सबको याद है नाम? ये नाम याद है, भूल गए? G20 की बैठक कहाँ पे हुई थी? ठीक है, तो यहीं पे हुई थी। ठीक, यह जो इवेंट है वह भारत में 42 वर्षों बाद हो रहा है। कितने वर्षों बाद? 42 वर्षों बाद भारत में हो रहा है। ठीक है, लास्ट कब हुआ था भारत में? लास्ट हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में हुआ था लास्ट। ठीक है, क्लियर पॉइंट? दूसरा एक सुंदर सा फैक्ट है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार बन गया है। थर्ड बिगेस्ट मार्केट फॉर एविएशन, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा घरेलू मार्केट बन गया है। ठीक, अब आते हैं इस बैठक के मामले में। इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में आम वार्षिक बैठक, वार्षिक आम बैठक जो नॉर्मल होती है वो, वार्षिक आम बैठक वो तो हुई है, प्लस किसने पार्टिसिपेट किया है? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन भी हुआ था साथ ही में। विश्व वायु शिखर सम्मेलन, तो एक मिनट, विश्व वायु सम्मेलन भी हुआ है साथ में। ठीक, तो इसे दोनों साथ में हुए हैं ये। ठीक है, दोनों के लिए अलग से कहीं से पूछा जाए, सपोज करो ये क्वेश्चन आ जाए कि विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा? नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? यानी कि दोनों इवेंट साथ में हुए हैं, दोनों साथ में शामिल हो गए, दोनों इवेंट एक साथ ही हुआ है। ठीक है, अलग अलग पूछ ले तो आप अलग अलग बता सकते हैं, और एक साथ पूछे तो एक साथ भी आप बता सकते हैं। अब अगर आपने GS 365 को फॉलो किया है तो, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे, आई एम श्योर। ठीक, अब हम बात करते हैं IATA के बारे में। तो यहाँ करते हैं IATA के बारे में। तो ये है IATA। IATA क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी स्थापना हुई है 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में
कनाडा में G7 की मीटिंग होने वाली है, जहां भारत अभी जाने का विचार नहीं है। ठीक है, न्यूज़ ये आ रही है, अभी कंफर्मेशन होगा तो देन न्यूज़ अब एडअप कर दूंगा। ठीक है, लेकिन G7 मीटिंग होने वाली है कनाडा में, यानी कनाडा न्यूज़ में आने वाला है। तो कनाडा संबंधित जो चीज़ हो सकती है, वो हो सकता है क्वेश्चन आपकी तरफ आ जाए, तो आप डरना नहीं। ठीक है, जब ITA की बात करें तो ITA अंतर्राष्ट्रीय वायु ट्रैफिक संस्था, यह है अंतर्राष्ट्रीय वायु ट्रैफिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वायु ट्रैफिक संगठन का उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। एक ये भी पॉइंट है, उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय वायु ट्रैफिक संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई है? कोई मुझे बता पाएगा? इसकी स्थापना 1991 1991 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। और द हेग कहाँ पड़ता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये वहाँ पड़ता है जहाँ पे UN के जो न्यायालय है, विश्व न्यायालय जहाँ पड़ता है, वहीं पड़ता है ये भी। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, है ना। एक शायरी हो जाए शुरू से, सुनना है सुन लो, तो सुनना है तो, कि गुमनाम हूँ मैं, अभी मुझे गुमनाम ही रहने दो, है ना। गुमनाम हूँ मैं, मुझे अभी गुमनाम ही रहने दो, ये लफ्ज़ों की चिंगारी अपने तक ही रहने दो। सुन रहे हो? गुमनाम हूँ मैं, मुझे अभी गुमनाम ही रहने दो, ये लफ्ज़ों की चिंगारी अपने तक ही रहने दो, आग हम ही लगाएंगे इनमें, आग हम ही लगाएंगे इनमें, एक बार मुकम्मल एक ख्वाब तो होने दो। क्या? एक बार मुकम्मल एक ख्वाब तो होने दो। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।